हमने बात किया कि गैमीट कैसे बनते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि गैमीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हाउ दे विल ट्रांसफर। एक्चुअली मेल गैमीट शुड रीच टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट, कैसे पहुंचता है वो हम बात करेंगे। तो देखिए, हमने अगर जब क्लास 11th थोड़ा सा बारीकी से अगर पढ़ा है तो हमको मालूम है कि हमारे एल्गी, हमारे ब्रायोफाइट और हमारे टेरिडोफाइट, एक्चुअली ये तीन ग्रुप ऐसे थे जहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट थी। एक्चुअली मेल गैमीट जो होते हैं वो वाटर में स्विम करके, वाटर मीडियम को इस्तेमाल करते हुए मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है। ऐसा हमने पढ़ा भी था। कुछ फंगस में भी वाटर से देखा जाता है, लेकिन ये तीन ग्रुप तो हमने स्पष्ट पढ़े ही थे कि एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली वहाँ एंथ्रीडियम पे मेल गैमीट बन रहे, आर्चिगोनियम पे फीमेल गैमीट बन रहे, तो एंथ्रीडियम से आर्चिगोनियम पे गैमीट जाने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता थी, इसीलिए ये पौधे आसपास पानी के ही मिलते थे। हाँ, लेकिन जब हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात किया तो वहाँ पे वाटर की इतनी हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं थी। खास तौर पे अगर मैं बात करूँ आपसे एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म क्लास 10th में भी पढ़ा है, एंजियोस्पर्म क्लास 11th में भी पढ़ा है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का ही अगर हम एक एग्जांपल लें, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सीपल, पीटल्स ये सब कुछ है, ये इसका स्टेमन हो गया और ये इसका पिस्टिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मेल गैमीट एक्चुअल कहाँ बन रहे, यहाँ पे जो एंथर है, ध्यान देना ये क्या है, एंथर। अब ये पूरा जो पौधा है एंजियोस्पर्म का वो स्पोरोफाइट पौधा है, स्पोरोफाइट। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, ये पूरा डिप्लॉयड सेल से बना हुआ पौधा है, स्पोरोफाइट पौधा है। तो इसके जो सीपल है, पीटल है, स्टेमन है, पिस्टिल है, लगभग हर सेल इसकी डिप्लॉयड सेल है। एंथर भी अपने आप में डिप्लॉयड सेल से ही बना है। तो इस एंथर के अंदर वो सेल हैं जो मियोसिस डिवीजन कर सकते हैं। एक्चुअली मियोसाइट सेल, हमने कल की क्लास में शब्द इस्तेमाल किया था, मियोसाइट सेल हैव द पावर ऑफ मियोसिस डिवीजन। अब अगर इस एंथर की डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड गैमीट बनाना है, गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, तो इनके अंदर जो डिप्लॉयड सेल हैं उनको मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा। और जब ये मियोसिस डिवीजन करते हैं तो चूंकि ये स्पोरोफाइट है, जब ये मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो इस एंथर के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो एक्चुअली स्पोर बनेगी। वो क्या बनेगी, स्पोर। क्योंकि मैंने आपको ये ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट समझाया हुआ है कि स्पोरोफाइट हैव द पावर टू प्रोड्यूस स्पोर एंड गैमेटोफाइट हैव द पावर टू प्रोड्यूस गैमीट। स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, गैमेटोफाइट गैमीट बनाएगा। तो ये जब स्पोरोफाइट पौधा है तो इसके एंथर में जो मियोसिस डिवीजन हुआ है उसने क्या बनाए, स्पोर बनाए। वो स्पोर ही तो बनाएगा, स्पोरोफाइट पौधा है। और स्पोर कैसे बनाए, हैप्लॉइड बनेंगे क्योंकि मियोसिस हुआ है। अब ये जो स्पोर है इसी को हम जनरल भाषा में बोल देते हैं पोलन ग्रेन। इसको क्या बोल देते हैं, पोलन ग्रेन। वाकई में पोलन ग्रेन क्या है, वो एक मेल स्पोर है। वाकई में पोलन ग्रेन क्या है, वो एक मेल स्पोर है जो एंथर के अंदर बनता है। ठीक ऐसे ही अगर हम पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल की ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर जो डिप्लॉयड सेल है, ओव्यूल के अंदर जो डिप्लॉयड सेल है उनका नॉर्मल नाम हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनको हम न्यूसिलस सेल बोलते हैं। वो सब के सब डिप्लॉयड सेल हैं। शुरुआत में सभी सेल कैसी हैं, डिप्लॉयड सेल है। एम्ब्रियो ये ओव्यूल के अंदर,
थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालिए, थोड़ा सा समझने की बात कोशिश कीजिए। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल के अंदर भी डिप्लॉयड सेल हैं और उन सेल को बोलते हैं न्यूक्लियस सेल। अब ये जो डिप्लॉयड सेल है इनमें से केवल एक सेल, बहुत सारी डिप्लॉयड सेल हैं, उनमें से केवल एक सेल मियोसिस डिवीजन करती है और मियोसिस डिवीजन करके बनाती है 4 सेल। जब मियोसिस होता है तो एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4 सेल। तो चूंकि ये एक स्पोरोफाइट प्लांट है तो ये जो चारों हैप्लॉइड सेल बनी ये क्या हैं? ये आपके फीमेल स्पोर हैं। ये क्या बनेंगे? ये फीमेल स्पोर बनेंगे। ठीक है। अब हमने क्लास 11th में पढ़ा था मेल स्पोर जो होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। मेल को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। और जो फीमेल स्पोर बन रहे ओव्यूल के अंदर जो फीमेल स्पोर बन रहे उन्हें हम बोलते हैं मेगास्पोर। ठीक है, कंसेप्ट याद रहेगा। एंजियोस्पर्म प्लांट चूंकि डिप्लॉयड सेल से बना है इसलिए ये स्पोर बनाएगा। गैमीट भी हैप्लॉइड है, स्पोर भी हैप्लॉइड है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो मेल स्पोर जो बनाए वाकई में उनको जनरल भाषा में हमने पोलन ग्रेन बोला। सपोज ये एक पोलन ग्रेन है और ये जस्ट इसमें जो न्यूक्लियस है अब वो हैप्लॉइड है। अब पोलन ग्रेन जब इस एंथर से रिलीज होगा उससे पहले ये अपना डेवलपमेंट करेगा। एक्चुअली स्पोर क्या करते हैं? स्पोर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर बनाते हैं गैमीटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं? गैमीटोफाइट बनाते हैं। क्लास 11th अगर ये कंसेप्ट आपको याद नहीं है तो आप बार बार परेशान होइएगा। गैमीटोफाइट गैमीट बनाते हैं, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, स्पोर जर्मिनेशन होके गैमीटोफाइट बनाते हैं और गैमीट आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, वो भी हमको मालूम है। तो यहां जो ये एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे जिनको वाकई में हम पोलन ग्रेन कह रहे हैं, ये पोलन ग्रेन अपने आप में एक माइक्रोस्पोर है। ये माइक्रोस्पोर इस एंथर से रिलीज होने से पहले ही अपना जर्मिनेशन शुरू कर देता है, क्योंकि स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? गैमीटोफाइट बनाते हैं। तो ये गैमीटोफाइट कैसे बनाता है? ये पोलन ग्रेन अपना न्यूक्लियस को एक और डिवीजन करता है और उसको एक सेपरेट उसके पास सेल वॉल डेवलप हो जाती है और ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा पड़ा है। अब ये एक सेल की बजाय 2 सेल का हो गया। एक्चुअली स्पोर जर्मिनेट करके 2 सेल का हो गया है और इसके पास सेल वॉल कवरिंग होता है जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक्चुअली हर पोलन ग्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव इनवलप देखने को मिलता है, उनके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। एक्जाइन और इंटाइन 2 कवर यहां बनते हैं हर पोलन ग्रेन के पास। ये पोलन ग्रेन हवा से या इंसेक्ट से या बर्ड से या पानी से कैसे भी ये पहुंचते हैं स्टिग्मा के ऊपर। यहां जो पोलन ग्रेन पहुंचा वो 2 सेल की स्टेज में होता है। ठीक है, अब 2 सेल की स्टेज में जो हुआ ये जो बना ये वाकई में है मेल गैमीट, क्योंकि अब ये गैमीटोफाइट बन चुका है। ये जो स्पोर था स्पोर जर्मिनेट होके 2 सेल वाला गैमीटोफाइट बना, केवल 2 सेल वाला, और इस 2 सेल वाले गैमीटोफाइट में एक मेल गैमीट अभी मौजूद है। अब ये मेल गैमीट, ये जो इसके पास मेल गैमीट है ये पहुंचना चाहिए इसके अंदर फीमेल गैमीट के पास, क्योंकि यहां ये जो स्पोर है जो फीमेल स्पोर है ये भी यहां एग सेल बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। अभी थोड़ा आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, जब हम प्लांट रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे तो एक्चुअली एक जो फीमेल स्पोर है वो एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हमने एम्ब्रियो सैक नाम दिया था। एम्ब्रियो सैक ये थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में आपका मैं अच्छे ढंग से क्लेरिफाई करूंगा। फिलहाल मैं केवल बात कर रहा हूं गैमीट ट्रांसफर की, कि गैमीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है।
तो ये पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट मौजूद है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट मौजूद है। हाउ दिस मेल गैमीट विल ट्रांसफर टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट? एक्चुअली ये पोलन ग्रेन यहां जर्मिनेट होगा और एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के अंदर ये जो पोलन ट्यूब बनी इसके अंदर आपका मेल गैमीट मौजूद है जो एक बार फिर से डिवीजन करके दो मेल गैमीट बना लेता है। ये दो मेल गैमीट बन जाते हैं, ठीक है, दो मेल गैमीट। आगे ये पोलन बनाने वाली सेल है वेजिटेटिव सेल, बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। फिलहाल ट्रांसफर कैसे हो रहे, तो आपने देखा कि पोलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज हुआ तो केवल दो सेल वाला था, लेकिन यही पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचा और जर्मिनेट करके जब पोलन ट्यूब बनाई तो पोलन ट्यूब में एक्चुअल अब 3 सेल हो गई हैं। केवल इसने एक और डिवीजन कर लिया, ये 3 हो गया, और ये यहां पर 3 सेल वाला अब ये कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट हो गया। एक मेल गैमेटोफाइट केवल 3 सेल से मिलके बना होता है और जिसमें से 2 तो मेल गैमीट ही होते हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए एंजियोस्पर्म प्लांट में फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कितनी सेल का होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में मेल गैमेटोफाइट एक्चुअल में मेल स्पोर से बन रहा है। वो स्पोर जब एक सिंगल सेल का था उसने डिवाइड करके मैक्सिमम 3 सेल बनाया, तो हम कह सकते हैं कि वो 3 सेल से मिलके बना होता है मेल गैमेटोफाइट। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है एक्चुअली ये इसमें 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। वो एक मेगा स्पोर के जर्मिनेशन से, मेगा स्पोर के डेवलपमेंट से ऐसा बनता है। आगे चल के थोड़ी कहानी समझ में आएगी। फिलहाल मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूं कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक ले जाने के लिए ना पानी की जरूरत है, ना हवा की जरूरत है, ना किसी और मीडियम की जरूरत है। द पोलन ट्यूब इज रेस्पॉन्सिबल, pollen tube is responsible to carry male gamete towards the female gamete in angiosperm plant। ये 1 नंबर में एक सवाल भी पूछा जाता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में मेल गैमीट को फीमेल गैमीट की तरफ कौन सा मीडियम लेके जाता है? ना वाटर आएगा ना एयर आएगा, आपका आंसर आएगा पोलन ट्यूब इज रेस्पॉन्सिबल। एक्चुअली एंथर से निकले और स्टिग्मा पे पहुंचे, वो तो एक माइक्रोस्पोर पहुंचा था। गैमीट अभी हम नहीं बात करेंगे, वो माइक्रोस्पोर पहुंचा था और माइक्रोस्पोर का यहां पहुंचना ये पॉलिनेशन कहलाता है। ये पॉलिनेशन हवा से हो सकता है, पॉलिनेशन पानी से हो सकता है, पॉलिनेशन पक्षियों से हो सकता है, पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो सकता है, लेकिन गैमीट को फीमेल गैमीट की तरफ लेके कौन गया? वो पोलन ट्यूब लेके गया। दैट्स ऑल। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में पोलन ट्यूब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट। और पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज ओनली द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन रिलीज्ड फ्रॉम एंथर एंड रीच्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। बस इतनी सी कहानी है पॉलिनेशन की। अगर ये सेम प्लांट में हो रहा है तो ये नॉर्मल वैसे ही हो जाएगा, कोई हवा पानी इंसेक्ट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई होगा पॉलिनेशन, कोई पॉलिनेशन के लिए कोई एजेंट होगा तो ज्यादा आसान होगा, लेकिन ये सेल्फ अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें इंसेक्ट, वाटर, विंड इनकी आवश्यकता होगी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं यूनिसेक्सुअल क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है। तो पॉलिनेशन में केवल क्या होता है? पोलन ग्रेन रिलीज होंगे और एंथर से रिलीज होंगे, स्टिग्मा पे पहुंचेंगे। दैट्स ऑल। बस इतनी सी कहानी है पॉलिनेशन की। बाकी यहां पर जब वो पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट बन जाएंगे तो ये पोलन ट्यूब का जो वेजिटेटिव सेल है ये पोलन ट्यूब को बढ़ाते जाएगा और फाइनली इन दोनों गैमीट को उस एम्ब्रियो सैक के अंदर
रिलीज करेगा। सो पोलन ट्यूब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ मेल गैमीट। आई थिंक समझ में आया होगा। जो माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ये जब जर्मिनेट होता है तो 3 सेल वाला मेल गैमेटोफाइट बनाता है, मेल गैमेटोफाइट बनाता है। और जो मेगा स्पोर होता है एक्चुअली वो ओव्यूल के अंदर बनता है। वो जब जर्मिनेट होता है तो वो जर्मिनेशन के बाद बनाता है एम्ब्रियो सैक, और ये एम्ब्रियो सैक अपने आप में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। थोड़ा ये कंसेप्ट दिमाग में डालना ही पड़ेगा आपको। ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और ये जब कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो इसमें 7 सेल होती हैं लेकिन 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये कंसेप्ट हो गया। आगे जब हम प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो और आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए ये हो गया। अगर हम बात करें एनिमल के अंदर, तो एनिमल के अंदर भी अलग अलग तरीके हैं। वो उन तरीकों को यूज करते हुए मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास रिलीज करता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि चलो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंच गया, चाहे जो भी मीडियम रहा हो, चाहे वो पानी से पहुंचा हो, चाहे वो पोलन ट्यूब से पहुंचा हो, चाहे एनिमल के अंदर कोई भी तरीका हो जिससे वो पहुंचा हो। पहुंचने के बाद क्या होगा? पहुंचने के बाद होगा फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहुंचने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इवेंट आपके शुरू हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन में होना क्या है? फर्टिलाइजेशन में होना है मेल गैमीट फ्यूज विद फीमेल गैमीट। ये प्रोसेस कहलाती है, 2 सेल जब आपस में जुड़ती हैं तो ये 2 सेल का आपस में फ्यूजन होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अगर स्पेशली थोड़ा और डिटेल में सही कंसेप्ट अगर हम क्लियर करना चाहें, क्योंकि ये एक गैमीट है और ये भी एक गैमीट है, स्पेशली जब गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है, जब स्पेशली गैमीट फ्यूज होते हैं और जब जाइगोट बनता है तो इस फर्टिलाइजेशन को हम सिनगेमी कहते हैं। सिनगेमी, बिकॉज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमी आपको यूज करना है। ये अपने आप में एक फर्टिलाइजेशन ही है, लेकिन ये स्पेशली जब गैमीट फ्यूज होते हैं तब हम सिनगेमी यूज करते हैं। अगर और कोई सेल, अगर ये मान लीजिए कोई सेल है और ये एक दूसरी सेल है, सपोज अगर ये गैमीट नहीं है, इट इज नॉट ए गैमीट, और अगर ये फ्यूज होती हैं तो ये फर्टिलाइजेशन तो है, फर्टिलाइजेशन तो है, लेकिन दोनों फ्यूज होने वाली सेल चूंकि गैमीट नहीं है, हो सकता है ये गैमीट हो लेकिन ये अगर गैमीट नहीं है तो ये फर्टिलाइजेशन तो कहलाएगी, इसको हम सिनगेमी नहीं कह सकते। खास तौर पे हमने देखा था कि जब सेंट्रल सेल के साथ एक मेल गैमीट जुड़ता है तो वहां ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है। एक्चुअली वो 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन अपने आप में एक फर्टिलाइजेशन है, अपने आप में एक फर्टिलाइजेशन है, बट ट्रिपल फ्यूजन इज नॉट ए सिनगेमी। It is not the 100% fusion of gamete. A male gamete is there, but central cell is there. It is not female gamete. So I think आपको समझ में आया, जब भी 2 डिफरेंट सेल आपस में जुड़ती हैं वो आपका फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, और स्पेशली अगर दोनों जुड़ने वाली सेल गैमीट हैं तो वो आपका सिनगेमी कहलाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं कि सपोज अगर ये एक फीमेल गैमीट है, ये एक फीमेल गैमीट है, ठीक है, फीमेल गैमीट, अगर इसका फ्यूजन नहीं होता मेल गैमीट के साथ, मेल गैमीट या तो पहुंचा नहीं या मेल गैमीट उससे जुड़ नहीं पाया और जाइगोट नहीं पाया, तब क्या इस फीमेल गैमीट का क्या होगा? नॉर्मली इन एब्सेंस ऑफ मेल गैमीट द फीमेल गैमीट विल डिस्ट्रॉय।
ये खत्म हो जाता है, इसका कुछ भी नहीं होगा। फीमेल गैमेट नहीं हुआ तो आगे इसका फीमेल गैमेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल केस में देखिए, हमारी बायोलॉजी तो बहुत बड़ी है, माइक्रोस्कोपिक लाइफ से लेके बहुत बड़े बड़े लिविंग्स प्लांट इसमें पाए जाते हैं। तो वहां कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं कि फीमेल गैमीट कई बार बिना मेल गैमीट के फ्यूजन के, ये कंप्लीट लिविंग, एक कंप्लीट लाइफ बना देता है विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन कहना ज्यादा ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल गैमीट एक कंप्लीट लाइफ बना देता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये जो फीमेल गैमीट है वो हैप्लॉइड है, और ये हैप्लॉइड का कोई फ्यूजन तो हुआ नहीं, इसलिए ये जो लाइफ बनेगी वो भी हैप्लॉइड ही बनेगी। क्यों? क्योंकि ये पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से बनी है जिसमें कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ। तो क्या हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे? भाई बोलना तो पड़ेगा, गैमीट फॉर्मेशन तो हुआ है, गैमीट फॉर्मेशन हुआ वो बात अलग है, गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन लाइफ तो बनाई गई है, मियोसिस तो हुआ है, गैमीट तो बना है, तो हम इसको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमीट का बनना बहुत जरूरी है। कई बार बिना गैमीट के फ्यूज हुए भी लाइफ बन जाती है, हालांकि वो नई बनने वाली लाइफ हैप्लॉइड ही होगी। क्यों? क्योंकि वो एक हैप्लॉइड सेल से ही डेवलप हुई है, वहां जाइगोट तो बना ही नहीं। तो ये एक कंसेप्ट है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना है हमको। हाँ, एग्जाम्पल ऐसे स्पेशल रेयर केस के तो जरूर याद होना चाहिए। तो पहला एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हनी बी, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी। मधुमक्खी की थोड़ी कहानी समझो। एक जो हाइव होता है, उस हाइव में केवल एक सिंगल, ओनली वन हनी बी, वो क्वीन कहलाती है। एक हाइव्स में केवल एक ही पाई जाएगी, ध्यान रखना, एक क्वीन होती है और इसका काम होता है, ये डिप्लॉयड होती है, ये पूरी क्वीन की बॉडी की हर सेल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, और इसका केवल एक काम है, एग प्रोड्यूस करना, एग प्रोड्यूस करना। और जब ये एग प्रोड्यूस कर देती है क्वीन, तो फिर ये इसकी डेथ हो जाती है, और ये एक बार में लगभग हजारों की संख्या में अंडे प्रोड्यूस करती है, और अंडे प्रोड्यूस करते करते इसकी डेथ हो जाती है। ये कहानी है क्वीन की। ठीक है, इस क्वीन के अलावा इसमें होते हैं मेल ड्रोन, इनको बोलते हैं मेल ड्रोन। मेल ड्रोन भी इसमें अलग अलग मक्खी होते हैं जिनकी संख्या एक हाइव में लगभग 50 to 100 हो सकती है, और इनका काम है केवल फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। फर्टिलाइजेशन के लिए ये गैमीट बनाने का काम होता है, मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, मेल ड्रोन का काम है। क्लियर, समझ में आया? और मेल ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉइड सेल से बना है, मेल ड्रोन हैप्लॉइड सेल से बना, उसकी बॉडी की हर सेल हैप्लॉइड होती है, और क्वीन की बॉडी की हर सेल डिप्लॉइड होती है। इनके अलावा बहुत सारे इसमें वर्कर पाए जाते हैं, बहुत सारे, उनकी संख्या हजारों में होती है। ये सब वर्कर होते हैं, मतलब एक हाइव में 3 तरह की लाइफ होती है मधुमक्खियों की। ये वर्कर होते हैं, इनकी बॉडी की हर सेल डिप्लॉयड होती है, लेकिन ये गैमीट बनाने की पावर नहीं रखते, कैन नॉट प्रोड्यूस गैमीट लाइक क्वीन, कैन नॉट मेक गैमीट, ये नहीं बना सकते, गैमीट नहीं बना सकते, केवल डिप्लॉयड सेल से बने हैं, वो बात अलग है, लेकिन इनके पास ये गैमीट बनाने की पावर नहीं है।
आप सोचेंगे कि सर ये क्वीन डिप्लॉयड है, इसके पास पावर है गैमीट बनाने की, इन वर्कर के पास पावर क्यों नहीं है? एक्चुअली जब इनका डेवलपमेंट होता है तो जिसको रिप्रोडक्शन करना होता है, जो क्वीन में डेवलप होना होता है, उसको स्पेशल न्यूट्रिशन खिलाया जाता है जिसे हम रॉयल जेली के नाम से जानते हैं। रॉयल जेली, जिनको रॉयल जेली फूड में मिलता है वो क्वीन में कन्वर्ट होती हैं। जिनको नॉर्मल फूड मिलता है, जिनको नॉर्मल फूड मिलता है वो सब वर्कर बन जाते हैं। वो केवल इस हाइव्स की सुरक्षा करते हैं, हाइव्स की साफ सफाई करते हैं, नेक्टर कलेक्शन करते हैं, ये सब इनका काम है। शहद जो इकट्ठा करते हैं वो वर्कर करते हैं, साफ सफाई करना, इसकी सुरक्षा करना, ये सोल्जर के रूप में काम करते हैं, सिपाही के रूप में काम करते हैं। इनको नॉर्मल फूड मिला था इसलिए ये केवल वर्कर हो गए, इनको स्पेशल फूड मिला था इसलिए एग प्रोड्यूस करने की पावर आ गई। उस स्पेशल फूड का नाम है रॉयल जेली। रॉयल मतलब शाही, शाही खानदान के लिए जो खाना खिलाया जाता है वो क्वीन बन जाते हैं। जिनको नॉर्मल फूड मिलता है वो बेचारे वर्कर रह जाते हैं। अब ये मेल ड्रोन केवल ये हैप्लॉइड है, ये ऐसा क्यों? अब ये कहानी थोड़ी समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये यहाँ पे अभी कम लिखा है लेकिन आपकी बुक में पीछे मधुमक्खी के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा मधुमक्खी के बारे में। देखिए होता क्या है, एक क्वीन है, उस क्वीन ने लगभग 1000 अंडे दिए। अभी थोड़ा अंडे देने की बात क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। एक जो क्वीन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल जो इसमें ड्रोन है उनके साथ फ्लाइट करती है, हवा में उड़ती है, और इसी फ्लाइट के दौरान सेक्सुअली रिलेशन बनता है क्वीन के साथ, और उसकी बॉडी में जो एग बन रहे होते हैं, लगभग हजारों एग बन रहे हैं, उनमें से लगभग 900 एग उन मेल गैमीट के फ्यूजन से डिप्लॉयड सेल बन जाते हैं। और जो कुछ रह गए, लगभग 1000 एग थे, 900 का तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो तो बन गए डिप्लॉयड, और जो 100 छूट गए वो रह गए हैप्लॉयड, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग। ये क्या है? अनफर्टिलाइज्ड एग। तो दो तरह के अंडे देती है क्वीन। मैक्सिमम अंडे तो फर्टिलाइज्ड हैं, वो डिप्लॉयड बन गए, और जो कुछ अंडे, जैसे एक साथ मान लीजिए हजारों अंडे रखे हैं, अब मेल गैमीट इनके ऊपर ड्रॉप किए गए, तो जरूरी नहीं कि सबके सब अंडे फर्टिलाइज्ड हो जाए। जो हो गए वो ही डिप्लॉयड बन गए, जो नहीं हुए वो हैप्लॉयड रह गए। तो ये जो हैप्लॉयड हैं ये पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये हनी बी में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये बन जाएंगे मेल ड्रोन। ये क्या बन जाएंगे? ये मेल ड्रोन बन जाएंगे। ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, और जो फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, अब ये इन अंडों से, ये बहुत सारे अंडे हैं लगभग 900, अब इनमें से कुछ को जैसे 40 या 50 या 10 या 20, जितने भी, लगभग मान लीजिए 50 को रॉयल जेली खिलाया जाएगा, रॉयल जेली, और बाकी 850 को नॉर्मल फूड खिलाया जाएगा। ये नॉर्मल फूड। अब जो क्वीन थी जिसने अंडे दिए वो तो मर गई, वो क्वीन तो मर गई, लेकिन अब ये जो अंडे हैं, अब इनकी न्यूट्रिशन शुरू हो गया, और ये 50 जो आपके रॉयल जेली ले रहे हैं वो सब धीरे धीरे क्वीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये सब के सब क्वीन बनेंगे और ये सब वर्कर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग से बने वो सब मेल ड्रोन बन जाएंगे। अब इस हाइव में लगभग 40-50 क्वीन पैदा हो रही हैं। अब क्या होता है, हर क्वीन अपने साथ कुछ वर्कर को लेके और कुछ मेल को लेके अलग दुनिया में उड़ जाती है और एक नया हाइव बनाती है। दूसरी क्वीन कुछ वर्कर को लेके कुछ मेल को लेके एक अलग जगह पे हाइव बनाएगी, तीसरी अलग जगह हाइव बनाएगी, चौथी अलग जगह हाइव बनाएगी, लेकिन एक हाइव में फिर एक ही क्वीन रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक हाइव में मोर देन वन रहेगा। शुरू में जब एग बन रहे थे उस वक्त लगभग 40-50 बन रहे हैं, लेकिन बाद में जैसे वो फ्लाइट करना सीख जाती हैं, वो अपने अपने साथ अपने वर्कर और सोल्जर को लेके एक नया घर बसा देती है और एक नया हाइव बन जाता है।
तो ये पूरी कहानी मुझे क्यों समझानी पड़ी, क्योंकि मैं समझाना चाहता था कि एनिमल के अंदर भी अनफर्टिलाइज्ड एग से एक लाइफ बन सकती है, और इस लाइफ को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आया होगा। रॉयल जेली का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। अगर ये मिलता है तो वो क्वीन बन जाती है, नॉर्मल फूड मिलता है तो वर्कर रह जाता है। इसके अलावा और भी कई एनिमल हैं जहां ये पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। खास तौर पे हम बात करेंगे रोटीफर्स। आपके जो बुक में लिखे वो एग्जाम्पल आपको जरूर याद होने चाहिए। रोटीफर्स एक्चुअली स्यूडोसिलोम है ये रोटीफर्स, और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टाइप का जेली जैसा इस तरह का एक इंसेक्ट होता है। वहां पर भी अनफर्टिलाइज्ड एग से एक लाइफ बन जाती है। रोटीफर्स का थोड़ा नाम याद कर लीजिए। हाँ, इसके अलावा हम अगर बात करें तो कुछ लेजार्ड भी ऐसा देखा गया। लेजार्ड भी एक साथ लगभग 10-20 अंडे देती है। उनमें से कुछ अंडे तो फर्टिलाइज्ड होते, कुछ अनफर्टिलाइज्ड होते, तो अनफर्टिलाइज्ड से भी लेजार्ड बन जाती है। और एक पक्षी है, मुर्गे के जैसा दिखता है, कभी गूगल पे थोड़ा सर्च करके देखना। एक पक्षी है, ये काफी फेमस है, जिसमें पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलती है। टर्की। टर्की आपने शब्द सुना भी होगा, एक पक्षी है, बिल्कुल मुर्गे के जैसा ही ये दिखता है। इसमें भी अनफर्टिलाइज्ड एग से पूरी लाइफ बनाने की पावर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि नई लाइफ बनाने के लिए जब गैमीट बन जाते हैं तो गैमीट को आपस में फ्यूज होना होता है, जिससे जाइगोट बनता है और जाइगोट से लाइफ बनती है। लेकिन कुछ स्पेशल केस में अनफर्टिलाइज्ड एग भी लाइफ बना सकता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो फ्यूजन है, ये होता कहाँ है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है एक्चुअली, जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, ये किस जगह होती है, कहाँ होती है। क्या ये मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल हैं, क्या ये फीमेल की बॉडी में जहां फीमेल गैमीट बन रहे बॉडी के अंदर फ्यूज होता है, कि बॉडी के बाहर गैमीट फ्यूज करते हैं। ये थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट है। तो ऐसा देखने को मिला कि कुछ लिविंग्स में, खास तौर पे हम बात करें एल्गी की बात करें, हाँ, एल्गी और हमारे जो लोअर टाइप के एनिमल है, जैसे हम खास तौर पे फ्रॉग की ही बात करते हैं, एम्फीबिया। ये क्या करते हैं, एम्फीबिया है या एल्गी है, मान लीजिए पानी में रहते हैं, तो इधर यहाँ मेल है और ये फीमेल है। ये क्या करते हैं, दोनों एक साथ एक ही टाइम, ये मेल गैमीट रिलीज करेगा, ये फीमेल गैमीट रिलीज करेगा पास पास, ताकि ये मेल गैमीट जो यहाँ पे आए और ये फीमेल गैमीट जो आए, इनके मैक्सिमम चांस हो जाए कि ये आपस में फ्यूज कर जाए। और ये चूंकि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के बाहर इस तरह का मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये आपने पढ़ा भी होगा। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मैक्सिमम फ्यूजन होने के चांस कब बनेंगे, नंबर 1, जब मेल और फीमेल दोनों एक साथ गैमीट रिलीज करें, नंबर 1। अगर मान लीजिए इसने 5 दिन पहले रिलीज किए और इसने 5 दिन बाद रिलीज किए, तो फ्यूजन होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। लगभग सेम टाइम दोनों का गैमीट रिलीज करना जरूरी है, और गैमीट रिलीज करने के लिए दोनों मेल फीमेल पास पास में रहना भी जरूरी है, नहीं तो पानी में बहुत बड़ा पानी का सरफेस है, उस पर ये गैमीट इधर उधर बिखर जाएंगे। तो along with some mucus material, the gametes are released at the same time, और बहुत पास पास इनको रिलीज किया जाता है ताकि मैक्सिमम फ्यूजन हो सके। ठीक है, यहां पे एक शब्द आता है सिंक्रोनी, SYNCHRONY। सिंक्रोनी का मतलब तालमेल होना जरूरी है। इनका आपस में मेल फीमेल का तालमेल, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिन अलग अलग जगह अगर उन्होंने गैमीट रिलीज कर दिए तो फ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए सिंक्रोनाइजेशन ड्यूरिंग द रिलीजिंग ऑफ गैमीट मस्ट बी देयर, ये होना वहां बहुत जरूरी है।
अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी नई लाइफ बनेगी, जो भी जाइगोट बनेंगे वो पानी में बन रहे हैं, बॉडी के बाहर बन रहे हैं, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा चुनौती है। बहुत कम है जो सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि इस पानी में बहुत सारे प्रीडेटर भी होते हैं जो इन एग को, इन जाइगोट को, इन डेवलप हो रही नई लाइफ को खा जाते हैं, प्रीडेशन हो जाता है। तो इसीलिए चूंकि बहुत सारी लाइफ इसमें आगे चलकर डिस्ट्रॉय होने वाली है, खत्म हो जाएगी, कुछ प्रीडेटर उनको खा जाएंगे, कंज्यूम कर जाएंगे, बहुत सारे गैमीट दूसरे गैमीट के साथ फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे। इस कमी को दूर करने के लिए दोनों मेल और फीमेल दोनों जो लिविंग है उनको लार्ज अमाउंट में गैमीट प्रोड्यूस करना होता है। लार्ज अमाउंट में वो हजारों लाखों की संख्या में इनको रिलीज करते हैं, ताकि उनकी स्पीसीज कुछ बच जाएगी, सुरक्षित रह जाएगी और लाइफ आगे चलती रहेगी। सो लार्ज अमाउंट formation of male and female both type of gametes is must required for the external fertilization। सवाल ये पूछा जाता है कि लिविंग्स जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या कारण है कि वो लार्ज अमाउंट में गैमीट प्रोड्यूस करते हैं? तो उसका कारण यही है क्योंकि इनके आपस में फ्यूजन होने के चांसेस कम हैं, और दूसरा जब ये फ्यूजन हो भी जाएंगे तो प्रीडेशन के कारण इनके बचने के चांसेस भी कम होते हैं, इसलिए ये लार्ज अमाउंट में गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी साइड में जब हम देखते हैं तो मान लीजिए कोई फीमेल है, फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, और मेल जो है वो मेल गैमीट को फीमेल के बॉडी के अंदर ही रिलीज करता है, और ये जाइगोट फीमेल की बॉडी के अंदर ही बनता है। अगर फ्यूजन गैमीट का बॉडी के अंदर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, यहां पर इसका डेवलपमेंट होगा। अभी डेवलपमेंट कहां होगा ये एक अलग बात है। फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हुआ, ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हुआ है, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। जाइगोट कहां बना? बॉडी के अंदर। अब अगर ये एक पक्षी है या एक रेप्टाइल्स है तो ये क्या करता है, जितने भी ये जाइगोट बने, मान लीजिए फीमेल गैमीट ज्यादा बने और मेल गैमीट भी पहुंचे तो सबके सब जाइगोट बन गए। अगर ये कोई पक्षी है या कोई रेप्टाइल है तो ये क्या करता है, हर फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ एक कैलकेरियस सेल डेवलप कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर बना देता है, और फिर इन कवर्ड स्ट्रक्चर को, ये जाइगोट जो कवर्ड हो गए, इनको बॉडी के बाहर किसी सेफ प्लेस पर रिलीज कर देता है, और फर्दर इस जाइगोट का डेवलपमेंट उस कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के अंदर ही होता है। यहीं पर जाइगोट से पूरा बेबी एनिमल, बेबी ये डेवलप होता है। ऐसे एनिमल को हम ओवीपेरस एनिमल कहते हैं। ध्यान देना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इनसाइड द फीमेल, such type of structure are developed and they will be released out from the body। तो ये ओवीपेरस एनिमल कहलाते हैं। अब कई एनिमल क्या होते हैं कि वो बहुत कम मात्रा में, जैसे सपोज केवल 1 या 2 या 3 या 4, बस केवल इतने ही जाइगोट बनते हैं उनकी बॉडी में, और उनका फर्दर डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही होता है, और जब बेबी अंदर डेवलप हो जाता है तब उसका बर्थ होता है। ऐसे एनिमल जिनका कंप्लीट डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है, उन एनिमल को हम बोलते हैं विविपेरस। विविपेरस, ये ओवीपेरस अंडे देने वाले एनिमल, विविपेरस जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ओवीपेरस, विविपेरस। एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल एनिमल भी देखने को मिलते हैं, जैसे कंगारू। कंगारू में क्या होता है कि वो थोड़ा सा डेवलपमेंट तो बॉडी के अंदर ही हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा अभी सही ढंग से डेवलप नहीं हुआ और ये बॉडी के बाहर निकल के आ गया। अगर ये बच्चा बॉडी के बाहर रहेगा तो मर जाएगा,
और अंदर ये ज्यादा रख नहीं सकता, तो क्या करता है, कुछ दिन के लिए उस बच्चे को अपने एक पॉकेट में, एक मार्सूपियम होता है उनके पास, उसमें वो सुरक्षित कर लेता है और वहीं उनकी मेमोरी ग्लैंड होती है, उनसे वो दूध पिलाता रहता है। उस पॉकेट के अंदर ही मेमोरी ग्लैंड होती हैं कंगारू के अंदर। तो ये ना तो अंडा पैदा किया, ना कंप्लीट बच्चा पैदा किया, इसने तो बीच वाला काम कर दिया। कुछ दिन के लिए उसको पॉकेट में रखना पड़ेगा, मार्सूपियम के अंदर रखना पड़ेगा बच्चे को। तो ऐसे एनिमल ओवी विविपेरस कहलाते हैं, ओवी विविपेरस, सच लाइक कंगारू, मैक्रोपस बोलते हैं कंगारू को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो सकता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चाहे इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ, उसके बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल। अब ये डिप्लॉइड सेल का आगे क्या होना है डिपेंड करेगा कि वो लाइफ हैप्लॉइड बनाना है या फिर वो लाइफ डिप्लॉइड बनाना है। ध्यान देना, अब हम जाइगोट पढ़ रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की हम बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन हो गया, या इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ, जो भी हुआ हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट का क्या होना है, क्या उस जाइगोट को एक हैप्लॉइड बनाना है, जैसे आपका थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। अगर ऐसा बनाना है तो इस जाइगोट को मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा। अगर इस जाइगोट को एक डिप्लॉइड बनाना है तो इस जाइगोट में जो भी डिवीजन होंगे वो फर्दर माइटोसिस डिवीजन होंगे। इसमें केवल वो पहला डिवीजन मियोसिस होगा, फर्स्ट वाला। उसके बाद जब हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे फिर तो वहां पर भी माइटोसिस होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन जो होगा वो मियोसिस करना पड़ेगा अगर हैप्लॉइड लाइफ बनानी है तो डिपेंड करता है कि लाइफ साइकिल कैसा है। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में लगभग ऐसा होगा। ये जाइगोट तुरंत डिवीजन नहीं करता, ये जाइगोट जो बना ये अपने चारों तरफ थोड़ा प्रोटेक्टिव एनवलप बना सकता है और ये अपना स्ट्रेसफुल कंडीशन को स्पेंड कर सकता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो मियोसिस करके वो हैप्लॉइड लाइफ बना लेगा। तो इस तरह से ये जाइगोट की कहानी आते होती है। वो दोनों, जैसे मैंने गैमीट बनाते समय बताया कि गैमीट माइटोसिस से भी बन सकते हैं, मियोसिस से भी बन सकते हैं, ठीक ऐसे ही जाइगोट से जब नई लाइफ डेवलप होगी तो वहां फर्स्ट डिवीजन मियोसिस होगा या माइटोसिस, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड लाइफ बनाएगा, माइटोसिस होगा तो डिप्लॉइड लाइफ बनाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आना है, ठीक है, चाहे हैप्लॉइड बनाए या डिप्लॉइड बनाए। लेकिन जाइगोट जब डेवलप करेगा, जब डिवीजन करेगा तो ग्रुप ऑफ सेल बनेगा और वहां बहुत सारा हमको सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे सेल डिवाइड होती जाएंगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएंगी, अब सेल का डिफरेंशिएशन होना भी शुरू हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में सेल को एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए कन्वर्ट होना होता है। कोई स्किन बनाएगा, कोई मसल्स बनाएगा, कोई ब्लड बनाएगा, कोई बोन बनाएगा। सभी सेल एक जैसी तो नहीं बनेगी। प्लांट के अंदर कोई कॉर्टेक्स बनाएगा, कोई जाइलम बनाएगा, कोई उसका एपिडर्मिस बनाएगा, कुछ ना कुछ। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेनी सेल, नाउ दे विल डिफरेंशिएट into different layer, different type of cell, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म वगैरह बनेंगी और अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग बॉडी पार्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की कहानी है वो कहलाती है एम्ब्रियो जेनेसिस। देखिए ये जेनेसिस शब्द बार बार आ रहा है। जेनेसिस मतलब बनना, जनरेट होना। क्या जनरेट होना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे जनरेट होगा? जाइगोट से होगा। तो जब जाइगोट बन जाता है तो एम्ब्रियोजेनेसिस होने के लिए क्या होना जरूरी है? सेल डिवीजन होना जरूरी है और सेल का डिफरेंशिएशन होना जरूरी है, तभी तो वो एम्ब्रियो बनेगा। और जब एम्ब्रियो बन गया वो या तो अंडे के अंदर बनेगा तो ओविपेरस, बॉडी के अंदर बनेगा विविपेरस, प्लांट है वो फ्रूट के अंदर बन सकता है, नेक्ड सीड बन सकता है। अलग अलग प्लांट में, अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा स्टेज में वो जरूर उसको फायदा मिलता है। जैसे जाइगोट को उसने प्रोटेक्ट कर लिया तो अपना स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड को वो एक सुरक्षित लाइफ स्टेज में वो अपने आप को सेव कर सकता है।
अगर प्लांट की हम बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक्चुअली ये क्लास 10th में ही पढ़ा है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा हाँ तो फिर क्या होगा, ओवरी जो है वो तो फ्रूट बनाएगी और जो ओव्यूल है वो सीड बनाएगा। जो एग सेल थी उसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो पहले जाइगोट बनाया उसने, और जाइगोट में जो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन हो गए तो फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गई। स्टाइल स्टिग्मा ये झड़ जाएंगी, ये खत्म हो जाती है। तो ये थोड़ा याद रखना है। जो फ्रूट बनेगा, फ्रूट का जो छिलका बनेगा, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसको हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। पेरिकार्प मतलब फल का छिलका। आम खाया, आम का छिलका क्या है वाकई में, वो पेरिकार्प है। थोड़ा और डिटेल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। कंप्लीट प्लांट का रिप्रोडक्शन के लिए एक सेपरेट चैप्टर दिया है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो आज का चैप्टर यहाँ पे अब कंप्लीट होता है।